1922 की बात है। पूरा भारत एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था। बिल्कुल एकदम उफान पर था देश। हाँ, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल रही थी, सेना और पुलिस दोनों खौफ में थे और ऐसा लग रहा था मानो आज़ादी बस बस कुछ ही कदम दूर है। और तभी एक अचानक से ब्रेक लग गया। वही तो, अचानक बिना किसी वार्निंग के महात्मा गांधी ने पूरे असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अब आप सोचेंगे क्यों? हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौड़ी चौरा में एक भीड़ हिंसक हो गई थी। सही कहा, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी गाड़ी एकदम फुल स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही हो, तो सिर्फ एक जगह की घटना के कारण अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा दिया गया? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। और देखिए, हमें अक्सर लगता है कि इतिहास बस तारीखों की एक सीधी रेखा है। हाँ, कि इस साल ये हुआ फिर उस साल वो हुआ। बिल्कुल, लेकिन असलियत में ना ये किसी शतरंज की बिसात पर खेले गए एक बेहद जटिल और कूटनीतिक खेल से कम नहीं था। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद भी यही है। हम उन्हीं तारीखों के पीछे छिपी उस मास्टरमाइंड सोच को डिकोड करेंगे। सही कहा, वो सोच जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की कमर तोड़ दी। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, आज हम 1781 के एक गुमनाम जंगल से शुरू होकर नरम पंथियों की अपीलों, फिर उग्र विरोध और आखिर में 1942 के उस तूफान तक जाएंगे जिसने अंग्रेजों को पैकअप करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शतरंज के इस खेल की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी क्रांति की तरह ना भारत का ये संग्राम भी रातों रात नहीं फैला था। हाँ, मतलब 1857 की क्रांति से काफी पहले ही चिंगारियां भड़कने लगी थी ना। बिल्कुल। अगर हम 1781 की बात करें तो बिहार के आज के सारण और गोपालगंज इलाके में एक स्थानीय शासक थे, फतेह बहादुर शाही। अच्छा, इनका नाम उतना सुना नहीं है। वही तो, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसे फतेह शाही विद्रोह कहते हैं। लेकिन इसमें मुझे जो सबसे खास बात लगती है वो ये नहीं कि विद्रोह हुआ, बल्कि इसका तरीका बहुत अलग था। हाँ, क्योंकि ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी। फतेह बहादुर शाही जानते थे कि ब्रिटिश तोपों का सामना वो खुले मैदान में नहीं कर सकते। तो उन्होंने गरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का सहारा लिया। एकदम सही। वो और उनके लोग घने जंगलों में छिप जाते, अचानक ब्रिटिश टुकड़ियों पर हमला करते, खजाना लूटते और फिर गायब हो जाते। अरे वाह, ये तो काफी मॉडर्न स्ट्रैटेजी लगती है उस जमाने के हिसाब से। है ना? और इससे आसपास के जमींदारों को भी प्रेरणा मिली। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सत्ता से लड़ने का जज्बा शुरू से ही था। खैर, 1781 की इन तलवारों और जंगलों से निकलकर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते, सीधा 1885 में चलते। हाँ, जब हथियारों की जगह कलम ने ले ली सही थी। कहा। 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना की। और व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। एक दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। राइट। और पहले अधिवेशन में सिर्फ 72 लोगों ने हिस्सा लिया था, सिर्फ 72। हाँ, लेकिन उन 72 लोगों ने एक ऐसे ढांचे की नींव रखी जिसने आगे चलकर पूरे देश की तस्वीर बदल दी। इसे एक मंच मिल गया। और धीरे धीरे इसमें हर वर्ग जुड़ने लगा। जैसे एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और फिर सरोजनी नायडू। बिल्कुल, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। ये इस बात का सबूत था कि अब आंदोलन सिर्फ कुछ खास मर्दों तक सीमित नहीं था। लेकिन यहाँ मेरा एक आलोचनात्मक सवाल है। 1885 से 1905 तक का जो फेज था, जिसे नरमपंथी या मॉडरेट्स का दौर कहते हैं। हाँ, दादा भाई नौरोजी, गोखले, मलविया जी वाला दौर। वही। इनका तरीका क्या था? प्रार्थना, याचिकाएं, पिटिशंस। अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं तो ये कैसा है? कैसा है? ये ऐसा है जैसे कोई बाहरी आदमी आपके घर में घुसकर डका डाल रहा हो और आप उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ही पोलाइट सा कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इन पिटिशंस का सच में अंग्रेजों पर कोई असर हो भी रहा था? देखिए, ये सवाल उस वक्त के युवा नेताओं ने भी उठाया था। हाँ। बाहर से देखने पर यह तरीका काफी कमजोर लगता है। हाँ, मतलब दुश्मन पर लेटर से क्या ही असर होगा। लेकिन हमें इसको उस दौर की हालत के हिसाब से देखना होगा। इन नरमपंथी नेताओं का टारगेट अंग्रेजों से तुरंत लड़ना था ही नहीं। अच्छा, तो वो चाहते क्या थे? वो जानते थे कि एक साम्राज्य से लड़ने के लिए पहले भारत को एक राष्ट्र बनना पड़ेगा।
उस वक्त देश छोटी छोटी रियासतों और भाषाओं में बटा हुआ था। ओह, तो उनका मकसद एक कॉमन पॉलिटिकल लैंग्वेज बनाना था। एकदम सही। जब वो बॉम्बे या मद्रास से लंदन लेटर्स भेज रहे थे तो वो असल में अंग्रेजों को नहीं बल्कि भारत के पढ़े लिखे वर्ग को जगा रहे थे। यानी वो एक नींव तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने लोगों को समझाया कि मद्रास के किसान और पंजाब के व्यापारी का दुश्मन एक ही है। अगर वो 1885 में ही हिंसा करते तो ब्रिटिश सेना उन्हें एक हफ्ते में कुचल देती। ये तो बहुत ही गहरी कूटनीति थी। उन्होंने एक सेफ इंक्यूबेटर का काम किया राष्ट्रवाद के लिए। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इंक्यूबेटर। लेकिन जब सालों तक इन याचिकाओं का कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया तो लोगों का सब्र टूटने लगा। हाँ। और इधर अंग्रेजों ने भी अपना खेल शुरू कर दिया। उनकी सबसे खतरनाक चाल विभाजन की राजनीति। एग्जैक्टली। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक ट्रिक भी है इसे याद रखने की, कर्जन का कर्ज जिसने बंगाल को बांटकर चुकाया। बहुत बढ़िया ट्रिक है। कर्जन ने बहाना बनाया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए प्रशासन के लिए बांट रहे हैं। लेकिन असली मकसद तो हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालना था ना। बिल्कुल। बंगाल उस वक्त राष्ट्रवाद का दिल था। वो चाहते थे कि इस दिल को ही तोड़ दिया जाए। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। पिटिशंस का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और ये सिर्फ बंगाल तक नहीं रुका। पुणे और मुंबई में तिलक जी, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, इन सब ने इस आग को पूरे देश में फैला दिया। और देखिए, स्वदेशी का तरीका भी बड़ा सटीक था। ये अंग्रेजों की आर्थिक रीढ़ पर सीधा प्रहार था। हाँ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई क्योंकि अंग्रेजों की असली ताकत उनकी सेना नहीं, उनका धंधा था। सही कहा। और जब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये राष्ट्रवाद उन्हें डुबा देगा तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल को अगले लेवल पर ले गए। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, नवाब सालिमुल्लाह खान और आगा खान के जरिए। और इसके पीछे ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा सपोर्ट था। ताकि आज़ादी की लड़ाई में सांप्रदायिक दरार बन जाए। और ये दरार सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक नहीं थी, कांग्रेस के अंदर भी आपस में झगड़े शुरू हो गए। वही 1907 का सूरत विभाजन। बिल्कुल, गरम दल और नरम दल अलग हो गए। गरम दल वाले लाल बाल पाल चाहते थे कि बहिष्कार पूरे देश में हो। लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष कर रहे थे, जो नरमपंथी थे। इन्हीं सब मतभेदों के बीच एक तीसरा रास्ता भी खुल रहा था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। हाँ, जिन युवाओं को ना तो पिटिशंस पर भरोसा था और ना ही शांतिपूर्ण आंदोलनों पर। जैसे 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड। खुदीराम बोस, जो भी बेरली एक किशोर थे, उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, जिसके बाद उन्हें 8वीं अलीपुर बम षड्यंत्र के तहत फांसी दे दी गई। वो सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे। इनका जज्बा वाकई कमाल था। और एक बात जो मुझे हैरान करती है, इनका नेटवर्क और गद्दारी के खिलाफ गुस्सा। आप फणींद्रनाथ घोष वाले केस की बात कर रही हैं। हाँ, जिस फणींद्रनाथ घोष ने भगत सिंह और राजगुरु के खिलाफ गवाही दी थी, क्रांतिकारियों ने उसे बख्शा नहीं। 1932 में बैकुंठनाथ शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी। और इसके लिए 1934 में बैकुंठनाथ शुक्ला को फांसी हुई। ये दिखाता है कि आग अंदर ही अंदर धड़क रही थी। इसी आग को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने 1911 में एक नाटक किया, दिल्ली दरबार सजाया। सम्राट जॉर्ज पंचम खुद आए थे। और लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये अंग्रेजों की हार थी? नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। ये उनकी बहुत ही चालाक कूटनीतिक चाल थी, एक चेकमेट। कैसे? विभाजन तो रद्द हो गया था ना। दिखाने के लिए, हाँ। लेकिन उन्होंने वहीं दो और बड़े फैसले लिए। एक, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी, और दूसरा, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। ओ, यानी उन्होंने राष्ट्रवाद के सेंटर से पावर ही उठा दी और बंगाल को छोटा भी कर दिया। बिल्कुल। और इस दौरान भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह जागरूकता बढ़ रही थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मत लिखी, जिसने वंदे मातरम दिया। और बाहर क्या चल रहा था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी बनाई। फिर 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू की। और 1916 का ही वो साल था जब लखनऊ समझौता हुआ, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। ये अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। लेकिन पूरी लड़ाई की दिशा तब बदली जब एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई जिसने विरोध की डिक्शनरी ही बदल दी।
आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, 9 जनवरी 1915, जिसे हम आज प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। हाँ, उस दिन वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे, लेकिन उन्होंने आते ही कोई जुलूस नहीं निकाला। वही ना, उन्होंने 1 साल तक सिर्फ देश को देखा सुना। अगर मैं इसको आज की टेक लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक पायलट टेस्टिंग जैसा था। पायलट टेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। हाँ, मतलब किसी बड़ी ऐप या सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले हम उसे अलग अलग जगह पे टेस्ट करते हैं ना। गांधी जी ने भी वही किया। एकदम सही कहा। उनके शुरुआती 3 आंदोलन यही थे। इसकी ट्रिक भी है CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। राइट। पहले 1917 का चंपारण, वहां राजकुमार शुक्ला के कहने पर वो गए। किसानों को तिनकठिया प्रणाली यानी 3/20 हिस्से पर जबरन नील उगाना पड़ता था। वहां उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का टेस्ट किया और जीत हासिल की। फिर 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल, वहां इशू किसानों का नहीं, फैक्ट्री वर्कर्स का था, प्लेग बोनस और सैलरी बढ़ाने का। और वहां गांधी जी ने अपना नया हथियार निकाला, पहली भूख हड़ताल, और ओनर्स को 35% सैलरी बढ़ानी पड़ी। और तीसरा 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, वहां फसल खराब हो गई थी, फिर भी टैक्स मांग रहे थे। यहां सरदार पटेल एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। इन तीनों पायलट प्रोजेक्ट्स ने साबित कर दिया कि गांधी जी सिर्फ अमीरों या पढ़े लिखे लोगों के नेता नहीं थे, हर कोई उनसे जुड़ गया था। और जब अंग्रेजों ने ये यूनिटी देखी तो वो घबरा गए और उन्होंने सबसे डरावना कानून लाया फरवरी 1919 में, रॉलेट एक्ट। एक काला कानून जिसका फॉर्मूला था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। मतलब पुलिस किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। और इसी कानून ने 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन की नींव रखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में बैसाखी का दिन था। लोग डॉक्टर किचलो और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से बैठे थे और जनरल डायर ने उस निहत्ती भीड़ पर सीधी गोलियां चलवा दी। इस क्रूरता ने ना पूरे देश की रूह को झकझोर दिया था। गांधी जी ने अपनी काइसर हिंद और टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और अंग्रेजों ने क्या किया? सिर्फ दिखावे के लिए एक हंटर कमेटी बना दी। हाँ, जिसने सिर्फ मुद्दे को दबाने का काम किया। लेकिन इस गुस्से को एक रास्ता मिला 1919 से 1922 के खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत शुरू किया और गांधी जी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का मौका देखा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी ताकत से शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, चरखे का इस्तेमाल। और तभी वही हुआ जिसका हमने इंट्रो में जिक्र किया था। आंदोलन अपने पीक पर था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। और 12 फरवरी को गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। सब लोग चौंक गए थे। मेरा सवाल यही है, सिर्फ एक जगह की हिंसा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना कहाँ की समझदारी थी? देखिए, जज्बातों से सोचेंगे तो ये गलत लगेगा, लेकिन कूटनीति के हिसाब से ये गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे? और गांधी जी जानते थे कि भारतीयों के पास तोपे नहीं हैं। उनकी ताकत उनकी अहिंसा और नैतिकता थी। अगर आंदोलन हिंसक हो जाता तो अंग्रेजों को उसे दबाने का एक बहाना मिल जाता। ओह, वो दुनिया से कहते कि ये तो उपद्रवी भीड़ है। बिल्कुल। और फिर वो अपनी सेना बुलाकर लाखों लोगों का कत्ल कर देते। अहिंसा सिर्फ एक आदर्श नहीं, ब्रिटिश मशीनरी को रोकने का सबसे बड़ा हथियार थी। चौरी चौरा ने अंग्रेजों को बहाना दिया और गांधी जी ने उसे वापस छीन लिया। वाओ, ये तो वाकई बहुत डीप एनालिसिस है। लेकिन इससे जो पॉलिटिक्स में गैप आया, उसे भरने के लिए 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। हाँ, उनका आइडिया था कि सड़क पर नहीं लड़ सकते तो चुनाव जीतकर सिस्टम के अंदर से उन्हें परेशान करेंगे। और फिर आता है 1928 साइमन कमीशन। इस कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया और हर जगह काले झंडों से इसका विरोध हुआ। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इसको लीड किया और पंजाब में उस बार लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश में आग लगा दी थी, जिसे बाद में गांधी जी ने फिर एक नया रूप दिया डांडी मार्च से। 12 मार्च 1930 साबरमती से 78 लोगों के साथ 240 मील का सफर। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि इतने सारे इश्यूज थे तो नमक ही क्यों? क्योंकि नमक पर टैक्स लगाना ऐसा था जैसे किसी की हवा या पानी पर टैक्स लगाना। हाँ,
नमक तो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सब खाते हैं। एकदम सही। नमक ने सारी दीवारें गिरा दी। और वो मार्च कोई आम मार्च नहीं था, वो 24 दिनों का एक लाइव पीआर कैंपेन था जिसने पूरी दुनिया की मीडिया को अपनी तरफ खींच लिया। इसी प्रेशर की वजह से लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए 1930, 31 और 32 में। गांधी जी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में गए थे, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया। और यहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। ये भी वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, दलितों को अलग करने की। लेकिन इसके खिलाफ 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। हाँ, और ये पूना पैक्ट बहुत जरूरी था। ये सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, ये अपने समाज की बुराइयों से लड़ने का भी एक कदम था। इसने दलितों के लिए आरक्षण तय किया। सच में। अब हम इस पूरी लड़ाई के आखिरी चैप्टर पर आते हैं, द फाइनल पुश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया सपोर्ट मांगने, जिसे गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। और फिर 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो टर्म है ना, भारत छोड़ो, ये गांधी जी ने नहीं बल्कि समाजवादी नेता यूसुफ मेहराली ने कॉइन किया था। अरे वाह, ये सच में कम लोग जानते हैं। और अंग्रेज इस तूफान से इतना डर गए कि उन्होंने रात में ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया और सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद कर दिया। लेकिन यहीं उनका सारा हिसाब गलत हो गया। कैसे? जब सारे लीडर्स जेल में थे तो इस आंदोलन को चलाया किसने? जनता ने खुद। यही तो पिछले कई दशकों की ट्रेनिंग का असर था। अब किसी नेता की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, जब नेता जेल गए तो स्टूडेंट्स, महिलाएं, किसानों ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशंस बन गए, पैरेलल सरकारें चलने लगी। यानी आम आदमी ही नेता बन गया था। इसने अंग्रेजों को समझा दिया कि अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन योजना आई, जिसमें विभाजन की ट्रेजेडी के साथ सिरिल रैडक्लिफ ने सीमा रेखा खींची और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद देश बन गया। इस पूरी जर्नी को देखकर पता चलता है कि आजादी किसी एक दिन का जादू नहीं थी। ये एक बहुत लंबी रिले रेस थी। एकदम सही कहा आपने। 1781 में फतेह बहादुर शाही के गरिल्ला युद्ध से जो बातन शुरू हुआ, उसे नरमपंथियों के पिटिशंस ने आगे बढ़ाया। फिर स्वदेशी आंदोलन, फिर सत्याग्रह, नमक कानून और आखिर में करो या मरो के तूफान ने उसे फिनिश लाइन तक पहुंचाया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हिस्ट्री है। आज की इस चर्चा को हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। देखिए, हिस्ट्री की किताबें अक्सर दिल्ली, बॉम्बे या कैलकाटा की बड़ी बातों में सिमट जाती हैं। हाँ, लोकल हीरोज अक्सर गुमनाम रह जाते हैं। वही, जरा सोचिए, 1781 के फतेह बहादुर शाही जैसे और कितने अनसंग हीरोज होंगे जिन्होंने अपने गांव, अपने कस्बे में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए होंगे, लेकिन उनका नाम शायद हमें पता ही नहीं। बिल्कुल, उनकी कहानियां वक्त की धूल में दब गई हैं। तो अगली बार जब आप अपने शहर या गांव की हिस्ट्री पढ़ें, तो उन गुमनाम कहानियों को जरूर ढूंढें। क्या पता आजादी की ऐसी कोई बड़ी कहानी आपके अपने घर के पास ही छुपी हो। ये सच में एक बहुत ही गहरा मैसेज है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।